अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लास्ट वीकेंड हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस्लामाबाद टॉक के जरिए ईरान युद्ध पर कुछ सकारात्मक हल निकलेगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें निकलेंगी और एक पीसफुल एग्रीमेंट पर दोनों पक्ष जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मुज़ाकरात फेल हो गई और बल्कि अब ये एक नए मोड़ की तरफ पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान का ये युद्ध फिलहाल तो सीज फायर है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकन नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के कंप्लीट ब्लॉकेट के लिए निकल चुकी है, वो ये बताता है कि ये युद्ध अब भीषण और बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का टोटल कंट्रोल अमेरिका का हो गया तो ईरान के हाथ से तुरुप का पत्ता निकल जाएगा। आज चर्चा इसी विषय की कि अब क्या होगा। बहनों भाइयों, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस्लामाबाद टॉक के जरिए कुछ पीसफुल समाधान इस मुज़ाकरात का निकलेगा, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि 21 घंटे की लगातार बैठक के बाद, मीटिंग्स के बाद, बायलैटरल टॉक के बाद, ट्राइलैटरल टॉक के बाद, टेलीफोनिक कंसल्टेशन के बावजूद अमेरिका और ईरान किसी एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे। पिछले सप्ताहांत यानी लास्ट वीकेंड में ये मुज़ाकरात फेल्ड हो गई। ये मीटिंग बिना नतीजे के समाप्त हो गई। जेडी वैंस वापस वाशिंगटन चले गए, लेकिन अपने पीछे वो तमाम सवाल खड़े कर गए। उसके फौरन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुद कंट्रोल करेगा। उन्होंने शर्त रखी कि अब ईरान अपनी पसंद के जहाज़ों को नहीं गुजार सकता। अपनी पसंद से उनका मतलब था कि ईरान उन देशों के साथ, उन देशों के ऑयल टैंकर और गैस टैंकर को जाने दे रहा है जो फ्रेंडली नेशन है उसके लिए, या जिनके साथ उसका कोई एग्रीमेंट है, और या जिनसे वो टोल वसूल रहा है $2 मिलियन पर टैंकर। ऐसे आरोप रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अब अमेरिका ने एक शर्त रख दी है इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद कि या तो सब या फिर कोई नहीं, या तो सारे जहाज गुजरेंगे या फिर कोई जहाज नहीं गुजरेगा। और ईरान के भी सारे जहाज अमेरिका रोकने जा रहा है। और अब जब मैं आपके साथ इस वक्त डिबेट कर रहा हूं, इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अमेरिकन नेवी ओमान की खाड़ी से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ तेजी से बढ़ रही है और कंप्लीट ब्लॉकेट के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी अब से आधे घंटे के बाद उस पूरे इलाके से कोई भी जहाज को गुजरने से अमेरिकन शिप रोकेगी, नेवी रोकेगी। तो यानी अब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट दुनिया के सामने फिर से उत्पन्न होने जा रहा है। यह संकट पश्चिम के लिए नहीं है, यह पूरा ऊर्जा का संकट, तेल और गैस का, एशियन देशों के लिए उत्पन्न होने वाला है। यह संकट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का टोटल ब्लॉकेट, टोटल कंप्लीट उस पर अमेरिकन कंट्रोल, आवाजाही पर रोक का प्रभाव एशियन देशों पर पड़ेगा। एशियन देशों में भारत पर पड़ेगा, चीन पर पड़ेगा, दक्षिण कोरिया पर पड़ेगा, जापान पर पड़ेगा, ईस्ट एशिया के दूसरे देशों पर पड़ेगा। इसका हल क्या है? दरअसल इस्लामाबाद टॉक के फेल होने के बाद ये दोबारा कब बैठेंगे और इनके बीच कोई एग्रीमेंट होगा क्या, और ये सीज फायर कब तक चलेगा, ये कुछ भी तय नहीं। अगर अमेरिका तेजी से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि इस वक्त की खबर है, अमेरिकन नेवी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और दोनों तरफ से घेर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के वेस्ट से भी और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ईस्ट इलाके से भी, यानी ओमान की खाड़ी से भी और पर्शियन गल्फ से भी। तो अगर ईरान की पूरी नाकाबंदी ईरानी कोस्ट की अमेरिकन नेवी शिप ने कर दी तो क्या होगा? ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारे जल क्षेत्र में, हमारे वाटर एरिया में अगर अमेरिकन नेवी आती है तो इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ईरान क्या करेगा? बहनों भाइयों, ऐसे हालात में ईरान अटैक कर सकता है, या अमेरिकन नेवी की ताकत के सामने फिलहाल वो कुछ रणनीतिक पहल भी कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या संभावनाएं हो सकती हैं? और अमेरिका ने जो शर्त रखी, या तो सारे जहाज गुजरेंगे या कोई जहाज नहीं गुजरेगा। और जैसा कि आप सब वाकिफ हैं कि ईरान से उत्पादन होने वाला तेल और गैस
इसका 80% हिस्सा अकेले चीन के पास जाता है। ईरान में उत्पादन होने वाली गैस और तेल, ईरान और चीन के बीच एग्रीमेंट है, 80% हिस्सा वो चीन को भेजते हैं। तो अब चाइनीज टैंकर भी इस इलाके से नहीं गुजर पाएंगे अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अब से थोड़ी देर बाद टोटल कंट्रोल कर लेता है तो यानी भारतीय जहाज भी नहीं आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब किसी का भी नहीं आएगा तो हमारा भी नहीं आएगा। पूरे 45 दिन की इस वार के बाद भारत के सिर्फ 6 या 7 जहाज ही हमारे निकल पाए। आज भी हमारे 15 से 18 जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के वेस्ट एरिया में पर्सियन गल्फ में फंसे हुए, निकल नहीं पाए। और बहनों भाइयों, जिस तरह की ये वॉर आगे बढ़ रही है, जैसा एग्रेशन बढ़ रहा है, इस्लामाबाद टॉक के फेल होने और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अमेरिकी कंट्रोल बढ़ने के घटना ने इस वार को एक्सलेट ही करेगा, इस वार को बढ़ाएगा। उम्मीद है कि अगर आशंका है कि आज रात भी ये सीज फायर टूट सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कुछ मिस एडवेंचर हुआ तो इस मामले में क्या कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने, मैं चाहता हूं कि वो स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। As you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. उनका सुबह 10 बजे का मतलब इंडियन टाइम में जो 7:30 बजे अभी हमारा बीता, यानी आधे घंटे पहले इंडियन टाइम पर 7:30 पे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो 1-2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की नाकेबंदी लगभग पूरी कर लेंगे, या हो सकता है इस पूरी रात वो नाकेबंदी की प्रक्रिया चले। इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा और इसका होगा क्या, अब आगे क्या होगा, दुनिया इस सवाल का जवाब चाहती है और इस सवाल का जवाब आज के पैनलिस्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। आलोक वर्मा रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी मेरे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट शिवदान सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर करोरी सिंह इस देश के टॉप फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट, और मेरे साथ हस्साम दुर्रानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान से बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट और जर्नलिस्ट और बहुत सोशल साइंस के जानकार हैं। डॉक्टर अरुण कुमार हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही जाने माने प्रोफेसर हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो हस्साम दुर्रानी साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं और आपका इस्तकबाल करता हूं कि आपने इस डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लामाबाद टॉक के फेल होने के बाद अब जो अमेरिका ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करने जा रहा है और वो इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे का भविष्य क्या देखते हैं, आगे का फ्यूचर क्या देखते हैं? सबसे पहले तो ब्रजेश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मुझे अपना प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, यहाँ पे अभी जो बात हो रही है कि टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई हैं, लेकिन मैं इसको फेल कभी भी नहीं समझूंगा, क्योंकि सफारतकारी में कभी ऐसा भी नहीं होता कि आप एक दफ़ा आपने बैठक की और उसके बाद आप उठ के चले गए तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरे जब मैं बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक चीज़ जो है बड़े वसूख से मैं कह सकता हूँ कि जंग जो होती है वो हमेशा 2 डायलॉग्स के दरमियान का जो वक्त होता है उसको जंग कहा जाता है। पहला डायलॉग वो जो कि नहीं हो सका और उसके बाद जंग शुरू हो जाती है, और दूसरा वो डायलॉग जिसके बाद जंग जो है वो ख़त्म हो जाती है या रोक दी जाती है। तो मुझे इसके ऊपर बड़ा कामिल यकीन है और मेरा बड़ा पुख्ता यकीन है कि ये जो अभी शुरू हुआ है 47 साल के बाद, अगरचे कि इससे पहले ओबामा के दौर में भी जो है ईरान और इसके दरमियान में, अमेरिका के दरमियान में जो थी एक डील हुई थी, लेकिन ट्रंप ने जो था उसको आपके सामने ये रिवॉक कर दिया और उसको उसके बाद जो सिचुएशन जो आपके सामने है। लेकिन जब ये मुज़ाकरा जब ये शुरू हो रहे थे उस वक्त ही इंडियन मीडिया के ऊपर ही एक प्रोग्राम के एक चैनल है, आप ही का एक चैनल है, उसके ऊपर मैं बैठ के बात कर रहा था। तो मैंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन के लिए बैठे, 21 घंटों के लिए, 22 घंटों के लिए, 25 घंटों के लिए, या एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी एक मुतफ़क्का पॉइंट के ऊपर जो है ना दोनों पार्टीज जो है ना उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे, दोनों एग्री कर जाएंगे, उठ के जो है वो दोनों हैंडशेक करेंगे और अपने अपने घरों में खुशी खुरम चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफारतकारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखना होता है अंडर द लाइंस, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है अंडर द लाइन, बहुत सारे मैसेज। दुरानी साहब, मैं मुआफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं।
मैं ताज़ा सूरत हाल समझना चाहता हूं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल के लिए अमेरिकन नेवी आगे बढ़ चुकी है, देन व्हाट नेक्स्ट? उसका नुकसान जो है वो अमेरिका को खुद होगा, ये मैं नहीं कहता। ये भारत के जो रिटायर्ड फौजी जर्नल्स हैं उनके साथ भी मेरी इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा मेरी जो है बरतानिया के भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, और पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो डिफेंस जो एनालिस्ट है मेरी उनसे भी बात हुई है। अगर अमेरिका अब दोबारा इस सिचुएशन के ऊपर आता है तो बेसिकली अब उसको बहुत ज़्यादा जो है रिजल्ट जो है ना, उसको रिजल्टमेंट जो है ना वो देखनी पड़ेगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये आप ये देखेंगे, पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका के इस, जैसे ही उसने ट्रंप ने ये बयान दिया है वो सारे के सारे एक साइड पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसको नेगेट किया है कि वो अगर ये जो करने जा रहा है ये पागलपन है। अभी आप ये देखें कि आज ही की बात अगर मैं बात करता हूं तो अभी ईरान आप के ये कह रहे पास हैं कि क्या 7:30 विकल्प बजे से है, बात क्या शुरू की थी, लेकिन ऑल्टरनेट्स चाइना हैं? जो है, चाइना ने भी ईरान बड़ा कैसे क्लियरली रिस्पॉन्ड इसको, करेगा? क्या जी? ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अमेरिका की इस एक्शन को? देखिए सीधी सी बात है, ये तो खुलम खुला जो होगा ये तो लड़ाई की बात है, और ये जो है जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। अगर आप मेरा रास्ता बंद करेंगे तो यकीनी तौर पे मैं आपका भी जो है ना वो आपको मैं जो है ना वो मारूंगा, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और पासदारा ने इस्लाम की जानब से जो आज बयान आया उन्होंने बड़ा क्लियर बात की है। उन्होंने कहा कि जो जो अगर अमेरिका जो है, अगर हमारी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है अगर इसको किसी तरह भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के यहाँ पे जितने भी जो अड्डे हैं वो उनके ऊपर अटैक होगा। और पहली बात, ये तो पहली बात। दूसरी बात आप ये भी देखें कि इससे पहले भी तो आप ये देखें ना कि अमेरिका जो है इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो जहाज लेके आया था, वो कहाँ चला गया? उसको सिर्फ 2 मिसाइल लगे थे, उसके बाद वो पता लगा कि वो जो है कहीं अपना एक बड़ी एक जो है अपना रिजॉर्ट्स के ऊपर जहाँ पे लोग छुट्टियां गुजारने जाते हैं वहां पर जाके अपनी जो वो अपना उसकी मरम्मत हो रही है। उसके बाद दूसरा जो जहाज जब वो लेके आया तो वो तो 500 नॉटिकल माइल से आगे उसको लेके नहीं आ सका। अब अगर ये बात होती है तो बेसिकली हमें ये बताया अगर जाता है कंप्लीट अमेरिका की ब्लॉकेड जानब। होता है दुर्रानी साहब, जैसा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिकन चीफ ऑफ कमांडर ने ये कह दिया, राष्ट्रपति ने कहा है, और ऐसा ब्लॉकेड बिगिंस हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। बड़ी तेज़ी से अमेरिकन नेवी फोर्सेस बढ़ भी रही हैं, और ऐसा मैंने अभी अल जी जजीरा बिल्कुल। की और तमाम और रिपोर्ट्स भी देखा। आप भी उसको लाइव देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सीज फायर का वायलेशन होगा और ईरान अटैक करेगा अमेरिकन नेवी शिप पे? जी देखिए, मेरी जो नॉलेज है, जिसको मैं तो यही कहूँगा कि नाकस जो मेरी राय है, वीक नॉलेज के मुताबिक अमेरिका जो है ये वायलेशन करने जा रहा है, और ईरान को अब इस पे पूरा हक हासिल है कि वो उसको जवाब दे। और लेकिन मैं जो हूँ बारहा आपके आपके जो मीडिया के ऊपर भी बैठ के मैंने ये बात कही, और मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ जो ईरान ने भी जो एक अपनी शर्त रखी है कि यहाँ से जो भी जहाज गुजरेगा वो पैसे दे के जाएगा। जैसे अभी आपने भी अपने इंट्रो के अंदर बात की है कि तकरीबन $2 मिलियन जो है वो पर जहाज वो ले रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात उसने कही है, और अगर ये हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है, तो यकीनी तौर पे दुनिया के पर जितने एक भी चीज़ तो ममालिक, आप और खास महसूस तौर कर रहे पे होगे ना कि वो चुनिंदा जहाज़ों को निकाल रहा है, कभी फ्रेंडली नेशन जी के नाम पर, कभी संधि के नाम पे, और कभी ऐसी चर्चाएं आती हैं, आपने भी पढ़ी होंगी कि सब पैसे लिए जा रहे हैं, टोल वसूला जा रहा है। नहीं, अभी जो टोल वसूल करने की बात, जो कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी मुल्क ने अभी तक टोल नहीं दिया, लेकिन ये एक सजेशन है, और अगर ये सजेशन है तो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। जैसे कल जो है एक प्रोग्राम के अंदर एक भाई जो थे हमारे, वो बता रहे थे कि इंडियन नेवी को आने वाले चंद दिनों के अंदर टास्क दिया जाएगा कि वो नेवी के जो भारत के जितने भी जहाज होगा उनको एस्कॉर्ट करेगी। तो मैंने इनको ये बात कही कि मैंने कहा यार, इंडियन नेवी का ये काम नहीं है, ना ये पाकिस्तान नेवी का काम है कि वो जहाज़ों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दे। उसका काम है जो आपकी और पाकिस्तान की अरे जो पुलिस सरहद की है जीप उसको थोड़ी है कि पार करना। नेताजी को एस्कॉर्ट किया जाएगा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आपके यहाँ भी जैसे देखा मैंने, कल जेडी वैंस आए थे तो उनके साथ स्क्वाड चल रही थी, तो उस जी तरह जी। थोड़ी सिस्टम है अच्छा, कि यहाँ सब नेवी शिप लगी है और पीछे टैंकरों को ले जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा लगता तो मुझे लेकिन लेकिन देखिए, ये देखिए अपना बरजेश साहब, ये जो बात हो रही है ये तो बहुत ही रिडिकुलस बात है ना। आप किसी एक शख्स की जो है ना जंगी जो उसका जुनून है उसका वो ल्यूनेटिक है, और हम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये बात करके कि इस नहीं राउंड भाई का अगर एक हम ये लास्ट कर लेते सवाल तो मैं ठीक आपसे होगा। करना चाहता हूं कि अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत क्लैरिटी से बात कही, या तो सब या कोई नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, इसमें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब एक दूसरी बात ये है कि आप ये देखें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है उसके अंदर? ट्रंप का इंटरेस्ट है ना। कारोबारी शख्स कौन है? ट्रंप है ना, मैं तो नहीं हूं ना। अगर आप ये देखते हैं कि अब इस वक्त उसने जो अपनी
जो पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या वहां से उसके जो बच्चे हैं, जी। ट्रम्प का उसका बेटा जो है, ट्रम्प का दामाद जो है, वो तो वार रूम के अंदर बैठे हुए हैं। और वो जैसे ये वार शुरू अभी बाद में हुई थी, तो उससे पहले जो है सट्टा लगना शुरू हो गया था। ठीक है। जब इन्होंने अपना खामनाई को जब इन्होंने बकौल इन्होंने जब इन्होंने शहीद करना था, तो उससे पहले ही अमेरिका के अंदर सट्टा लगना शुरू हो गया था। मेरे एक दोस्त वहां पे जर्नलिस्ट है, मैंने जब उनको फोन किया, मैंने कहा यार सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है, तो यार मुझे लग रहा है अटैक हो जाएगा। तो वो कहते हैं यार यहाँ पे तो सट्टा ये लग रहा है कि खामनाई आज मर्डर होगा कि कल मर्डर होगा, ओ और माय उसको गॉड, गोली से मारा जाएगा अफसोस कि की उसको बात बम है। से मारा जाएगा। दुर्रानी साहब, तो मैं ये आपसे चीजें रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको सीधे लंदन लिए चलता हूं। प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ वहां से कनेक्ट हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो अब तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कम्प्लीटली ब्लॉक करने के लिए सिलसिला अमेरिकन नेवी शिप्स ने शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से ले रही है? क्या अमेरिका अकेले ही कार्रवाई करेगा, या ब्रिटेन या यूरोप के दूसरे मुल्क, नाटोज, या फिर नाटो, या फिर अमेरिकन अलाई जो एशिया में है वो सब उसके साथ आएंगे? शुक्रिया ब्रिजेश जी बुलाने के लिए। पहले तो आपको बहुत बधाई कि इस डाइवर्स डिबेट को आप हिंदी चैनल पे लेके आते हैं और कई सारे लोगों को कई देशों से लेके आते हैं। बहुत बहुत बधाई। यूके का जो स्टैंड है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सीधे क्लियर कर दिया है कि यूके सीधे तौर से युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। उनका जो बयान आया था कि यूके विल नॉट बी ड्रॉन इनटू द वाइडर वॉर बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो उससे एक चीज क्लियर हो गई है कि यूके तो इस चीज से साफ हाथ खड़ा कर रहा है। आई थिंक उनका जो फोकस रहेगा वो डिप्लोमेसी है, और यूरोपियन यूनियन का भी जो फोकस है वो डिप्लोमेसी है। इस जो अभी रिसेंटली जो अभी हम डिबेट कर रहे हैं उसी टाइम पे ये ब्लॉकेड हो रहा है जो यूएस का। आई थिंक इसके 2-3 पहलू हैं जो हमें समझ लेने चाहिए। हमारे प्रीवियस स्पीकर ने भी पाकिस्तान से बताया इसके बारे में, उसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो है कि ये अगर ब्लॉकेड होता है अमेरिका की तरफ से, तो इसमें कई सारे देश, ट्रम्प चाहते हैं कि कई सारे देश अब इन्वॉल्व हो जाएं इस वॉर में, जो कि वो शुरू से चाहते थे, खासकर यूके और यूरोपियन यूनियन, और जो लगातार मना कर रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। उसका दूसरा पहलू ये है कि चाइना जो है सबसे ज्यादा मात्रा में ईरान से तेल खरीदता है, और 80% लगभग तेल आज के टाइम पे चाइना जा रहा है। और अगर ये ब्लॉकेट होता है तो इसका प्रभाव सीधे चाइना पे पड़ेगा, और इसका मतलब है कि चाइना, अब हमें ये देखना है कि चाइना की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होती है या फिर क्या स्टेटमेंट्स निकलते हैं मैं वहां से। ट्रंप के और कार्रवाई को या ट्रंप के स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर एक बात मुझे उनकी थोड़ी ठीक लगती है, या तो सब या कोई नहीं। इस सेंटेंस में क्या खराबी है? आई थिंक पूरी खराबी है, क्योंकि एक आई थिंक प्रीवियस स्पीकर्स ने ऑलरेडी बोला कि इट्स अ वॉर जो नहीं होना चाहिए था। इट्स अ वॉर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ओनली, क्योंकि ये उनकी जिद है कि ये वॉर हो, कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं सर था एक बात जिसके लिए, बताओ आप, हम 140 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, हमारे 6-7 जहाज केवल छोड़े गए, आज भी हमारे 15 से 18 जहाज वहाँ फंसे हुए हैं। ईरान हमें दोस्त भी कहता है, हमें सहयोग करने की भी बात करता है, हम पेशेंसली इस मामले को से खुद को अलग भी किए हैं, इसके बावजूद ईरान हमारे जहाज नहीं निकलने दे रहा है। तब तो फिर ये अमेरिका की इस कार्रवाई को लोग क्यों ना ठीक माने? मैं एक आपके सामने विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्यों ना ठीक माने कि जब किसी का नहीं निकलने दे रहे हो तो चाइना का भी नहीं निकलेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने जो डिक्लेयर किया था, उन्होंने 5 देशों का डिक्लेयर किया था फ्रेंडली, जिसमें इंडिया भी था। उसमें जो है आपका जो पॉइंट है कि अगर हम नहीं तो और क्यों, मतलब सब क्यों, तो मुझे लग रहा है कि उसका उस बात का कोई अंत नहीं है। आई मीन हमें जो है डिप्लोमेसी के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू इस पूरे मसले को हल करना चाहिए, इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहिए, पूरे युद्ध को खत्म करना चाहिए, ना कि वॉर को आगे बढ़ाया जाए। 45 डेज से सिर्फ डिप्लोमेसी चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईरान कहता तो है, स्टेटमेंट्स तो आते हैं, जैसे आज भी आया कि भारत हमारा दोस्त है, हम क्लोज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अरे भैया, कौन सा कोऑर्डिनेशन कर रहे हो कि हमारे 16 जहाज आपने पर्शियन गल्फ में रोक रखे हैं, उन्हें आने दो। जी नहीं, बिल्कुल सही है, आपका सवाल सही है। और आई थिंक ये इंडियन डिप्लोमेसी का भी
एक इशू है कि वो जहाज वो कैसे बाहर लेके आए। और दूसरा जो उसका मतलब अहम पहलू है कि वो हम इस बेसिस पे, इस प्रिजम्पशन पे नहीं हम वॉर को आगे बढ़ा सकते हैं कि वो इंडिया के शिप्स को नहीं, नहीं मैं निकालने शायद दे अपनी रहे बात हैं। ठीक से आपको कन्वे नहीं कर पाया। मैं वार को एक्सकेलेट करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है ना, हमारे दुर्रानी साहब भी, पाकिस्तान भी वही फेस कर रहा है। उनके यहाँ डीजल पेट्रोल के रेट 400 रुपए के पार चले गए। ऐसा नहीं कि भारत के छोड़ दे रहा है, पाकिस्तान के नहीं छोड़ रहा है, इनके भी नहीं छोड़ रहा है। जबकि ये बेचारे इस्लामाबाद में बुला के कितनी उनकी इज्जत किए, खातिरदारी किए, उनका इस्तकबाल किए, एहतराम किए, इनके भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ईरान का जो उसका जो ट्रम्प कार्ड है वो हॉर्मुज ही है। वो नहीं चाहता है कि इस आई थिंक एक शुरू में ही आई थिंक वॉर के शुरुआती हफ्तों में ही पता चल गया था कि ईरान जो है एक इकोनॉमिक थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को रोकने जा रहा है अमेरिका, भारत सरकार या आपकी पार्टी या आप जिस दल का नेतृत्व करते हैं उसकी सरकार है, तो वो क्या राय रखते हैं कि क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अमेरिका जो कंप्लीट ब्लॉकेट के लिए जा रहा है सही है? देखिए, निश्चित रूप से इस पर काम चल रहा होगा। मैं तो उसके लिए बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा प्रवक्ता हूँ। लेकिन जो कूटनीतिक मसले हैं उस पर चिंतन मनन चल रहा है। देश में स्थितियाँ कैसे सामान्य रहें, इस पर भी प्रधानमंत्री जी की चिंता है। और देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनका तो प्रशासनिक अमला है, उसकी चिंता है। उत्तर प्रदेश पे भी कुछ इसी तरीके का माहौल है। लेकिन मुझे लगता है कि जब युद्ध हो रहा है, जब इस तरीके की परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो निश्चित रूप से पड़ना है और पड़ेगा भी। लेकिन भारत ने जिस तरीके से व्यवस्था की है, पहले से जिस तरीके से एहतियाती बंदोबस्त किया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो अगर कच्चे तेल की बात करें तो जो हमारी दैनिक जो ज़रूरत है 55 लाख बैरल की हमारी ज़रूरत है। लेकिन हम इस तेल की जो ज़रूरत है वो हम 41 देशों से पूरा करते हैं। यानी हम केवल ईरान पे निर्भर नहीं करते और ना ही उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी डिपेंडेंसी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है, जो हमने की है, उससे हम निपटेंगे। जो हमने जो अपने तेल की व्यवस्था की है, 25% जो है हमने ज़्यादा इस समय जो है तेल का शोधन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उस तरीके की व्यवस्था नहीं जब आएगी। ये कहते हैं कि या तो सब गुजरेंगे या कोई नहीं गुजरेगा, आप क्या धारणा रखते हैं इसके बारे में? आपकी क्या ओपिनियन है? ट्रम्प सही कर रहे हैं? देखिए, ये तो ब्रजेश जी, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि इस समय चल क्या रहा है। कुल मिला के शुरुआती दौर में सर, आप मेरी आड़ लेके मत निकलो सर, आप अपनी ओपिनियन ओपिनियन बताओ। हम उनके जहाज हम नहीं मैं बता रहा हूं। वो तो आप भी समझ रहे हैं कि ईरान मैं नहीं समझ रहा हूं कुछ, आप अपना पक्ष रखो। वही ट्रंप अब कर रहे हैं। ट्रंप की जो मंशा है वो कुल मिला के यही है कि उस रास्ते को रोका जाए, उस रास्ते को थामा जाए। जो जहाज दूसरे देशों में जाते थे, जहां ईरान जाने देता था, उनको भी थामा जाए। और कहीं ना कहीं उसका मकसद है कि दूसरे देश भी आवाज उठाएं। तो अब देर सवेर क्या होगा, आगे चलकर क्या नतीजा निकलेगा, मुझे लगता है कुछ और देश भी आएंगे और समझौते के बहुत शुक्रिया आपका। टेबल पे चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं इंडिया की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष हिंदवी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, आपका स्वागत। या तो सब गुजरेंगे या कोई नहीं गुजरेगा, इसमें क्या खराबी है? पगले हैं ट्रम्प, पगले। और क्या, पिछले ट्यूसडे को आप अपना माइक ऑन करो। पिछले ट्यूसडे को हम लोग यहीं बैठे थे इसी पर, जब उन्होंने धमकी दी थी कि ये बर्बाद कर दूंगा, एक पूरी सभ्यता मिटा दूंगा। यहीं तो बैठे थे हम लोग 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को यहीं तो बैठे थे हम लोग, यहीं तो डिबेट। और मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कुछ नहीं होगा, मस्खरा आदमी है, एक पागल आदमी को अमेरिका की बागडोर सौंप दी गई है। लोकतंत्र में ऐसा होता है कि मस्खरे सत्ता पे बैठ जाते हैं। फिर वही कर रहे हैं आप। आपने सुबह आपके बयान से पूरा एशियन मार्केट गिर के धड़ाम हो गया। आप फिर शाम को एक स्टेटमेंट देंगे, अमेरिकन मार्केट को उठा लेंगे। खेल है सारा, बहुत बड़ा खेल है। जो उससे हम लोग तो भारत के लोग हैं, तो भारत की बात भी करेंगे, उसके बिना बात पूरी नहीं होगी। आप जब से आपने डिबेट शुरू की है तब से कम 7 बार इस्लामाबाद टॉक कह रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि महामानव, विश्व गुरु अलग थलग हम लोग पड़े हुए हैं। हम इस पूरी चर्चा का कहीं हिस्सा नहीं, जबकि हम ब्रिक्स के इस बार अध्यक्ष भी हैं और ये ब्रिक्स नेशन ही तो हैं। हम अलग थलग पड़े हैं, हमारी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे और बहुत कमज़ोर थे, तब 100 देशों को लेकर हमने नॉन लैंड मूवमेंट बनाया था। आज की क्या स्थिति है?
दुनिया हमको पूछ नहीं रही है। आप अपनी बात में लगातार इस बात को कह रहे हैं ईरान के हम दोस्त हैं, ईरान हमको तेल नहीं दे रहा है। आप वो दिन भूल गए जब 2 दिन वॉर शुरू होने के 2 दिन पहले सस्ता मेडल खरीदने इजराइल आपके विश्वगुरु चले गए थे? आपके भी हैं? नहीं रुक जाइए, नहीं हमारे पहले मेरे हैं? नहीं सुनिए, तो चले गए थे सस्ता मेडल खरीदने के लिए। आप वो दिन भूल गए जब खामनेई साहब की मौत हुई तो ये लोग ने शहादत श्रद्धांजलि देना मना कर दिया था इन्होंने, भूल गए आप वो? आप मतलब कुछ भी करते रहें, अगर सामने से रिटेलिएशन है तो आपको बुरा लगेगा। आपकी अपनी की हुई करतूत है ये ईरान का नहीं है। तो आप सिर्फ एक उंगली उठाकर ये बच जाएंगे कि 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। ये आपकी विदेशी नीति का फेलियोर है, घटिया, विजनलेस, और एक व्यक्ति की सिर्फ ईगो को फैलाने की विजन। या तो सब या कोई नहीं। अरे मैंने कहा नहीं, उसके स्टेटमेंट उसका कोई मतलब नहीं, वो तो पूरी सभ्यता मिटा रहा था। क्या मिट गई सभ्यता? मिट गई आप सभ्यता। ट्रंप से इतना इरिटेट क्यों हैं? ट्रंप और नेतान्याहू 2 पागल आदमियों ने इस पूरी दुनिया को बंधक बना रखा है, 2 पागल लोगों ने। और नेतान्याहू के पागलपन को ट्रंप ढो रहे हैं और ट्रंप के पागलपन को नेतान्याहू ढो रहे हैं। और आपको पता है अब यूरोप में ही पूरा विरोध शुरू। हंगरी में हार गए विक्टर ओर्बान, हार गए ना, इजराइल के पक्के समर्थक। कुछ बातें यहां और बढ़ाइए कि स्वीडन, फ्रांस, सर आऊंगा नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचार। स्वीडन, फ्रांस, थैंक यू सर। जवाब तो दे दीजिए। स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, अरे करेंगे इस पे चर्चा। सब खिलाफ। हाँ, तो पूरा नाटो भी साथ नहीं है, हो गए ना? हाँ, तो सब मान रहे हैं पागल है। ब्रिटेन भी साथ ये नहीं 2 के 2 पागल है। हालांकि जब ट्रंप ने ये बात कही कि जो ब्रिटेन के वारशिप है ना, ये काम नहीं करते हैं, पुराने हैं, खराब हैं, पर पता नहीं अरुण कुमार जी को बुरा नहीं, काम नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। मैं शिवदान सिंह जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, वो हमें बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि अमेरिकन नेवी शिप किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अपना कंट्रोल करेंगे, क्या तरीका होता है, और जब ब्लॉकेड होता है तो किस तरह से किया जाता है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह किसी बड़े समुद्री एरिया को जब ब्लॉक किया जाता है, वो भी अमेरिकन नेवी शिप करेगी, तो उसका तरीका क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, कितना समय लगता है? देखिए, ये जो ब्लॉकेड है उसके आसपास जो आइलैंड्स होते हैं उस पर भी कब्जा करके इस ब्लॉकेड को पूरा कंप्लीट किया जाता है। वारशिप्स तो डिप्लॉयड होते ही हैं, उसके अलावा जो आइलैंड्स हैं, 3 आइलैंड हैं उस एरिया में, उन तीनों आइलैंडों पर भी अमेरिका को कब्जा करना पड़ेगा। और जो भी माइंस अब ईरान ने लगा रखी हैं उनको निकाल करके अमेरिका को अपनी सेफ्टी के लिए अपनी माइंस और अपने डिवाइस लगाने पड़ेंगे, जिनके कारण जिससे वो डोमिनेट कर सकेगा उस एरिया को। अदरवाइज इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो कहे जा रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी आइलैंड्स हैं इनमें ईरान की सफिशिएंट आर्मी डिप्लॉयड है और उनके आर्टिलरी भी वहाँ पर है, उनका और भी तोप खाने के साथ साथ और भी ट्रुप्स हैं जो वहाँ पर। इसके लिए अमेरिका को वहाँ पर ग्राउंड ट्रुप्स भी उतारने पड़ेंगे इन आइलैंड्स के अंदर, जिनके द्वारा इन आइलैंड पर वो कब्जा कर सकें। और जब तक इन आइलैंड्स पर कब्जा नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अमेरिका का कब्जा पूरा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई अमेरिकन जहाज वहाँ से गुजरेगा या कुछ करेगा तो इन आइलैंड से उन जहाज़ों पर मिसाइलों से, तोपों से हमला ईरान कर सकता है। तो इसलिए सबसे मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अमेरिका इस प्रकार इतनी जल्दी से कब्जा कर पाएगा। केवल ये एक झगड़ा चलेगा जिसमें कि ठीक है डिस्टर्बेंस होगा, मगर अमेरिका कब्जा नहीं कर पाएगा। सर मेरे सामने अभी सिस्टम खुला हुआ और मैं इसमें देख रहा हूँ, CNN भी रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, और ये ब्लॉकेड बिगिंस, यानी ये शुरू हो चुका है इसको रोकना। देखिए, ब्लॉकेड शुरू हो गया है। अमेरिका कह रहा है कि मैं ब्लॉकेड कर दूंगा, मगर जैसा कि मैंने कहा है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक उन आइलैंड्स पर कब्जा नहीं होगा तब तक ये ब्लॉकेड पूरा नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्या ये अमेरिका की धमकी मानी जाए, या फिर आप ये मानते हैं कि आज रात कुछ भी हो सकता है? देखिए अमेरिका की धमकी है, क्योंकि वहां पर हॉर्मोज का जो वहां का जो चौड़ाई है वो 22 नॉटिकल माइल्स है, जहां पर कि ईरान का आइलैंड्स दोनों तरफ है। तो इस आइलैंड से जो आराम से पूरे 22 माइल्स को ईरान डोमिनेट कर सकता है, और इसके लिए केवल ये धमकी है। इसको मैंने खोला है, जैसे मैंने बताया है कि कंट्रोवर्सी में डालने का एक तरीका है,
और पूरे विश्व का अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर करोरी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ नई दिल्ली से कनेक्ट हैं और इस देश के टॉप फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, या तो सब गुजरेंगे या कोई नहीं गुजरेगा, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ उस वक्त अमेरिकन नेवी ये एक्शन स्टार्ट कर चुकी है। सवाल नंबर 1। और इसमें सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद टॉक फेल क्यों हुई? क्या इन्होंने शीर माल खिलाया नहीं दुर्रानी साहब ने? जी बोले सर। देखिए ब्रिजेश जी, आपने जो सवाल पूछा है, या तो सब नहीं कोई नहीं, ये 7वीं बार बोला है ये बात आपने इसी डिबेट में जी। तो मेरी थीम ही आज यही है, या तो सब और या तो कोई नहीं सर। इस सवाल का मैं जवाब दूं तो देखिए, बुनियादी सवाल यह है, 28 फरवरी को जंग शुरू हुआ, उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं पिक्चर में नहीं था, कहीं मुद्दा नहीं था। ये बाद में मुद्दा क्यों बना? और जब मुद्दा बना तो बातचीत हुई इस्लामाबाद में, तो कोर इश्यू बन गया। ऐसा क्या हुआ? और 10 दिन पहले ट्रंप ने देश के नाम संदेश दिया। एक्चुअली वो देश के नाम संदेश नहीं था, न दुनिया के नाम था, वो मागा लोबी के लिए था। जो भी हो, उस समय ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका को 0 तेल जाता है हॉर्मुज से, अमेरिका नहीं खुलवाएगा। जिनको खुलवाना है वो खुलवाएं, जिनको नुकसान हो रहा है वो खुलवाएं। तो ये उसके बाद अब इस्लामाबाद में बातचीत हुई 10 दिन बाद, तो ये फिर से कोर मुद्दा बन गया। इसका कारण क्या है, क्यों बन गया? एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए ये मुद्दा हो गया, तो अमेरिका को किसने अथोराइज किया कि वो ये खुलवाए? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसको अलाउ करता है? क्योंकि या तो यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव ले, या सामूहिक रूप से दुनिया के देश निर्णय लें कि इसको खुलवाएं। क्योंकि अमेरिका के, मान लीजिए कोई अटलांटिक ओशियन में इंडिया जाए या चाइना जाए, तो उसका कोई लेजिटिमेट क्लेम तो नहीं बनेगा। तो अब अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? देखिए, अमेरिका को हम ये कहते हैं कि एक परिपक्व प्रजातंत्र है, और परिपक्व प्रजातंत्र में एक निर्णय की प्रक्रिया होती है, संस्थाएं होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है। ट्रंप ने किसी से ही कंसल्ट नहीं किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से ही नहीं किया, और अपने तरीके से निर्णय ले रहा है। इस्लामाबाद बातचीत के लिए भी आए तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग नहीं थे। वेंस हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पीछे से 2 विटकॉफ और कुशनर हैं, वो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं। तो एक परिपक्व प्रजातंत्र में इस तरीके से निर्णय नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये हॉर्मुज को कोर इश्यू क्यों बनाया गया? देखिए, अमेरिका के सामने बहुत बड़ी समस्या है। वो नेतन्याहू और इजराइल को छोड़ना उनके लिए असंभव है, ईरान को जीतना असंभव है। वो जंग से निकलना चाहते हैं, और निकलना चाहने में जब इस्लामाबाद में बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये आपको डिमांड रख दी है, ये मानिए जो कि वेंस ने कहा। ईरान हारा नहीं है अभी, हारे हुए को आप डिक्टेट कर सकते हैं। जब बातचीत करते हैं तो गिव एंड टेक होता है। हॉर्मुज पे भी बातचीत होती, उसको आगे बढ़ाते, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया। आप क्या ये मानते हैं कि ये वॉर एस्केलेशन की कार्रवाई है और ईरान अटैक करेगा अगर उसके वाटरवेज की तरफ अमेरिकन नेवी शिप जाती हैं? आज रात कुछ भी हो सकता है। ये ईरान ने कह दिया है निश्चित रूप से कि हम रिटालिएट करेंगे। अगर कोई जहाज रोकता है, हमारे टेरिटरी में आता है, हॉर्मुज के एरिया में आता है, तो ये तो ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि रिटालिएट करेगा। शुरू से ही ईरान की रणनीति रिटालिएशन की रही है, इनिशिएटिव ईरान ने कहीं नहीं लिया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर अमेरिकन नेवी शिप आगे बढ़ेगी, ईरान अटैक करेगा, करेक्ट? निश्चित रूप से रिटालिएट करेगा। सर, मैं लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अब इस्लामाबाद टॉक तो फेल हो गई। मैं प्रपोज करता हूँ सर, हमारे लखनऊ में एक आप मुज़ाकरात रख दीजिए
यहाँ का खाना इतना अच्छा है सर, और यहाँ की देखिए, फेल स्वीट नहीं डिश हुई इतनी है, अच्छी है, फेल नहीं मैं हुई है। पक्का वायदा कर रहा हूँ कि जी, उसको खाने के इस्लामाबाद बाद तक फेल नहीं कोई हुई है। इनकार नहीं करेगा और ये मुजाकरात सफल साबित होगी। लखनवी फेल खाने का नहीं सर हुई है अलग टेस्ट है इस्लामाबाद सर। तक। दुर्रानी साहब अच्छा उनको खाना नहीं खिला पाए मुझे लगता है। अगर लखनऊ वालों से कुछ सीखे होते, क्या शीर माल बनता है, क्या शाही टुकड़ा बनता है, ये सब खिलाते हाँ, सर, टॉक सफल हो जाते। लखनऊ की मेहमान नवाजी ज्यादा साहब, अच्छी आपने होती जो बात कही है है। ना, अरे लाइटर नोट में है, आप इसको वो मत लो सर, हम लोग नहीं, मैं भी आपको लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। ब्रजेश साहब, आपने जो बात कही है ना, बात यह है कि अब वो जमाने कहाँ पर आ गए सर। वो ना वो लखनऊ के तहजीब रही, ना वो लखनऊ के खाने रहे, ना ही वो दिल्ली के जो है सर, बल्ली मैं मार वायदा रहे। करता हूं, मैं इस वक्त लखनऊ से आपसे डिबेट कर रहा हूं, मैं लखनऊ ही बैठता हूं, चलो फिर ठीक है, फिर और ठीक मैं है, पूरी फिर तहजीब ठीक है सर यहाँ पे, वही सब कुछ मिलेगा जो आप छोड़ कर गए थे। चलें चलें सर, बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात हमारे है, जैसे बहुत तो अच्छी भूल बात है। भुलैया में चले जाएंगे, और सर एक भूल भुलैया भी है भूल हमारे भुलैया यहाँ। में हो जाएंगे हम तो। बहुत शुक्रिया। सर, मैं बात वीरेंद्र यह है सिंह जी कि- हमारे नेशनल सर, लेडी डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वार रुकने के बजाय ही तो बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, दुनिया को तेल संकट के लिए, ऊर्जा संकट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और आज की रात से इस बात का लोगों को एहसास भी हो जाएगा। भारत की चिंता इसी बात को लेकर है कि हम बहुत बड़े देश हैं और हम ऊर्जा के क्षेत्र में, गैस में, तेल में इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ये रास्ता बंद हो गया है जी, बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है। अभी तक एक चीज जरूर होगी, आज इस नाकाबंदी से होर्मुज पर जिस तरह से अमेरिका ने चारों ओर से ब्लॉकेज शुरू किया है, अभी तक जो लोग पर्दे के पीछे थे वो देश अब सामने आएंगे। खासतौर से चाइना को इस पूरे नाकेबंदी में वो देर सवेर उसको सामने आना है, वो बच नहीं सकता है, और वो ईरान का समर्थन कर रहा है। लेकिन ईरान का भी देखिए कि तेल भी बेचेंगे और टोल भी वसूलेंगे, दोनों चीज़ें उनकी चल रही हैं। ये माना गया कि ईरान के ऊपर ज्यादती कर रहा है अमेरिका, लेकिन अब युद्ध कहाँ के लिए शुरू हुआ था? परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए, और आज रास्ता होर्मुज युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब ये खुल जाए तो युद्ध खत्म, नहीं खुलेगा युद्ध जारी रहेगा। एक नया युद्ध चल रहा है, ये परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए नहीं, अब ये अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, कमर तोड़ने के लिए अब ये नया युद्ध चलेगा। भारत को इस पूरे मामले में ईरान से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। उसने लचीला रुख अपनाया है, उसके बावजूद भारत को वो सहयोग नहीं मिला। 800 जहाज लगभग खड़े हैं, जैसा लोग बताए जा रहे हैं कि इस रास्ते पर। अब उसमें सब तेल गैस वाले भी नहीं, खाने वाले भी हैं। क्या ये जितने खाड़ी के देश हैं इनके यहाँ खाद्यान्न सब पैदा होता है? खाने पीने की वस्तुएं भी दूसरे देशों से जाती हैं, पाकिस्तान से भी जाती हैं, भारत से भी जाती हैं, और विभिन्न देशों से। अगर ये सब रास्ते बंद होंगे तो तेल और गैस के साथ साथ खाने का भी संकट लोगों के सामने आएगा। ब्रजेश जी, 7:30 का वक्त था, वो शुरू हो चुका है। चीन आज नहीं तो कल देखिए इसमें बोलेगा, क्योंकि अब उसकी सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि समुद्र है, समुद्र में सुरंग है और सुरंग में बम फिट है। अब ये बम फट गया तो कितना नुकसान होगा, अमेरिका उसको ढूंढ के कितना। एक बात बहुत अच्छी कही अभी हमारे एक्सपर्ट ने, शिवदान सिंह साहब ने, कि अमेरिका तभी वहां पर कंट्रोल कर पाएगा जब इन बमों को हटाकर अपना बम लगा दे। तो भाई जमीन तो है नहीं कि ढूंढ ले मेटल डिटेक्टर लगा के, पानी में भी ढूंढने में बड़ी कठिनाई आएगी। लेकिन हार्मुज ही एक ऐसी चीज है जो अब इस दुनिया को युद्ध से बचा सकती है। वो रास्ता, वो गलियारा, वही अब सब कुछ है। और देखिए, जो लोग युद्ध से बच रहे हैं, चाहे एशिया में देश हैं और चाहे यूरोप में, वो भी अब देर सवेर आएंगी। जब उनके यहाँ कमी आएगी, छटपटाएंगे लोग, तो फिर उनके भी नेता लड़ने आएंगे ही।
जी तो ये लड़ाई बहुत व्यापक स्वरूप ले सकती है। लेकिन मैं आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन भारत में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के लिए कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ईरान के साथ सहानुभूति है, समर्थन भी है, लेकिन वो लोग कतई बोलने के हकदार नहीं हैं जिनके औलादें, बेटी बेटियां अमेरिका में जाकर डॉलर झोर रहे हैं और यहाँ बाप दादा बैठ के अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। ये अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजते हैं और यहाँ बैठकर ज्ञान देते हैं। ये राजनीतिक बातें इस देश में, इससे बीजेपी की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस ईरान को आप अपना दोस्त मानते हैं, वो आपको अपना दोस्त मानता है कि नहीं मानता है, वो बताए। बयानों में तो मानता है पर एक्शन में नहीं दिखता है। एक्शन में 20 लाख डॉलर ढीला करो तो जहाज निकले। ढीला मतलब तोल दो। हाँ, रुपया हो जेब में। गांधी जी वहां भी चल रहे हैं, लेकिन गांधी जी की क्षमता वहां तक नहीं, वहां डॉलर ही मांगा जा रहा है। ये बड़ी समस्या है। फिलहाल जी कंक्लूड करें प्लीज। 2 लाइनों में बात को समझिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, मुगलों का शासन देखा है, अंग्रेजों का शासन देखा है और बहुत सारे युद्ध देखे हैं कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई, और तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। वाह, बेहतरीन, शानदार, वाह। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, सेकंड राउंड इस पर चर्चा का शुरू करते हैं और दिए गए लिमिटेड टाइम पर सबको अपने पक्ष रखने हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हस्साम दुर्रानी साहब को, पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। दुर्रानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी की जो करंट सिनेरियो है, जो ताज़ा सूरत हाल है, आप क्या महसूस करते हैं कि क्या ये युद्ध बढ़ेगा या फिर अभी भी वक्त है, कोई रास्ता निकलेगा, अभी भी अमन का कोई रास्ता निकल सकता है, अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश दिखती है? जी बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पाकिस्तान ने जो है अपनी वर्किंग शुरू कर दी हुई है उसके ऊपर, बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर। और सऊदी अरब के साथ जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान, इनकी एक जो है बहुत जल्द जो है इनकी बैठक होने वाली। लेकिन अगर दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो जो बरतानवी अखबार है इकोनॉमिस्ट, उसने भी अपनी तफसीली रिपोर्ट जो है ना वो एक जारी की है, जिसके मुताबिक उसने ये कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है ना वो अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जा सकता, या वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जंग शुरू करना ही गलत फैसला था। किसका? ट्रंप का। और अब ये धमकाने की कोशिश है, ये जो कुछ हो रहा है। जी वो सिर्फ धमकाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो बरतानिया से हमारे जो इस वक्त यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, ये यकीनी तौर पे इसको बताएंगे, इसको कंफर्म भी करेंगे। और ये इकोनॉमिस्ट जो है वो एक रिलायबल और क्रेडिबल जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और उसने अगर ये बात कही तो उसने यकीनी तौर पे किसी चीज को किसी को देख के ही उसने ये बात कही है। और जिस तरह मैं आपसे प्रोग्राम के जो पहले हिस्से में मैंने जिस तरह आपसे बात की थी, मैं आपको बता रहा था कि इसके ऊपर पूरे यूरोप के अंदर जो है ना वो खासतौर पर अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ जंग के ऊपर, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर सट्टा लगाया है। आपको भी पता है कि जब इसने सिर्फ छोटी सी एक बात कही थी कि जनाब ऑयल की जो हम जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेंगे या उसको बंद नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि एकदम जो थी वो ऑयल की प्राइसेस जो थी वो $120 पर बैरल से नीचे गिर के जो 192-93 बैरल के ऊपर आ गई थी पर बैरल के ऊपर। तो उस दौरान में इन्होंने जो है अपना डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका बेटा और उसका जो दामाद कुशर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे बहुत ज्यादा बाइंग की है। और उसके बाद जैसे जैसे जो है वो तेल महंगा होता गया, उसके बाद अच्छा, मैं एक डेटा आपके सामने पेश करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कंप्लीट ब्लॉकेड होता है तो इसका इफेक्ट जानते हैं क्या? एशियाई देशों पे पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, चाइना पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और एक डेटा और आपके सामने देता हूं कि जितना भी पर्शियन गल्फ में वेस्ट एशिया से तेल और गैस आता है 89% वो एशियन कंट्रीज को जाता है, 11% केवल वेस्ट को जाता है। तो वेस्ट पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभावित पाकिस्तान होगा, भारत होगा, चीन होगा, चीन जो है के देश। आपकी बात बरजेश साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये देखें कि चीन जो है उसका जो एनर्जी जो है उसका वो डिपेंडेंसी जो है वो 20% है इसके ऊपर, हार्मोज के ऊपर।
और आप ये भी देखें कि इससे पहले जो है ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर जब उसने अटैक किया था और वहां पे उसने जाके उसने ऑयल की जो फील्ड जो थी जब उनको अपनी कंपनीज के साथ यानी कि अमेरिकन कंपनी के साथ उसने मर्ज करवाया है, तो वो बेसिकली सारे का सारा ऑयल जो था वो चाइना और रशिया को जा रहा था। इस वक्त यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि चाइना और रशिया की, ईरान जो है वो रशिया को भी तेल यानी कि अपना सॉरी चाइना को भी तेल दे रहा है और रशिया जो है वो ईरान के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो है वो ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि चाइना और रशिया जो है बाकायदा तौर पे इसके अंदर कूदें, लेकिन वो दोनों मुल्क जो हैं वो नहीं। अभी इसके अंदर जो चीज है आज भी जो मेरा अपना एक मेरी अपनी जो थीसिस है या मेरी अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर, कि अगर पूरा यूरोप और जो है अगर वो सेल अमेरिका की कंपेन अगर शुरू कर दे, तो आप भी देखें कि चाइना के पास जो है वो $1 ट्रिलियन के जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं और पूरे यूरोप के बाद तकरीबन $12 ट्रिलियन के बॉन्ड्स हैं। अगर उनकी सिर्फ एक छोटी सी खबर भी मार्केट में आ जाए तो आपको पता है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है कितनी बुरी तरह क्लैप्स कर जाएगी। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। अमेरिका इकोनॉमी क्रैश करती नहीं, वो एक अलग विषय। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने तो इतना कुछ ईरान के लिए, यूएस के लिए किया, उसके बावजूद वो आपके जहाज नहीं छोड़ रहे हैं। चलो हमारे न छोड़ें समझ में आता है, दूसरे देशों के न छोड़े समझ में आता है, सर आपके नहीं छोड़ रहे हैं। सर मुझे इस बात को लेकर हैरानी है। मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी सर, मुझे इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ग्रंच नहीं है और मैं ये समझता हूं कि अगर ईरान ये हरकत कर रहा है तो सूनर और लेटर जो है वो ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें जो है वो जैसी स्ट्रीमलाइन होंगी हर चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो यहाँ पे ये देखने वाला होगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब जो है या वो अल फजीरा या दूसरे जो अपना साइट्स है वहां से तो तेल आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आज भी पाकिस्तान के जो 2 जहाज जो हैं वो हॉर्मस से जाने लगे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी मेहमान नवाजी, इतनी खातिरदारी के बाद भी ईरान कितना अड़ियल रुख इस्लामाबाद के लिए अपनाए हुए है। मुझे अफसोस इस बात का है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ब्रजेश साहब, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपके और मेरे दरमियान एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जिसमें मैं आपकी वो कहते हैं ना कि यार मुझे तेरा मुंह मारता है, मुझे आपकी हया मारती है। सर ममालिक के दरमियान में सर आप आओ लखनऊ में, आपको पक्का शीर माल खिलाऊंगा। सर आपको पता है शीर माल क्या होता है? सर रियासत जो होती है ना, रियासत जो स्टेट होती है, स्टेट के अपने इंटरेस्ट इतना शानदार शीर माल बनता है सर हमारे लखनऊ में। सर आप मुरीद हो जाओगे। सर मैं अभी भी ना चाय के साथ जो है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की निम्को और जो है ना खताइयाँ सर नसीब वाले हो सर आप, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको सीधे लंदन लिए चलता हूँ। प्रोफेसर अरुण कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो अरुण साहब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अब क्या आप महसूस करते हैं कि अगर अमेरिका कोई एग्रेशन की कार्रवाई करता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ईरान अटैक कर सकता है वापस, सीज फायर खत्म होगा? जी, जैसा आई थिंक ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस पे रिटेलिएटरी एक्शन वो लोग लेंगे। उस पे जो है पूरा उनका स्टैंड क्लियर है। इसका एक लीगल पहलू भी है, वो हमें समझना होगा कि जो यूएन कन्वेंशन है आर्टिकल 37 से 44 जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को सेट करता है, उस हिसाब से जो यूएस प्रेजेंस होगी वो इलीगल होगी और इलेजिटिमेट होगी, जिस पे ईरान का पूरा हक है कि वो इसको रिटेलिएट कर सके। सर ईरान को ये हक किसने दिया कि वो दुनिया भर के जहाज रोक ले इंटरनेशनल वाटर पे, जहां उसका अधिकार नहीं है? क्योंकि अगर हम यूएस की कार्रवाई को कंडेम करते हैं तो हमें ईरान को भी 44 डेज से उन्होंने जो ब्लॉकेट कर रखा है, सिलेक्टेड तरीके से वो पैसे लेके या फ्रेंडली कंट्रीज के जहाज छोड़ रहे हैं, सर वो भी उतना ही गलत है। जी बिल्कुल वो बिल्कुल है, गलत है। लेकिन उसमें इनका एक थोड़ा सा बचाव ये है कि उन्होंने यूएन कन्वेंशन को साइन ही नहीं किया है। जो ये यूएन इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन ऑफ सी है उसको उन्होंने, उसकी सिग्नेटरी नहीं है ईरान। तो ईरान के पास ये एक बहुत हल्का सा बचाव है, लेकिन वो मॉरली जस्टिफाइड बचाव नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ईरान नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप ग्लोबल सप्लाई चेन नहीं तोड़ सकते, यू कांट ब्रेक इट। एग्जैक्टली, वही मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि उसको जो है ईरान जो है दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि आज के टाइम पे ये जो वॉर है उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, ना कि यूके में। इनफैक्ट अमेरिकन पब्लिक एंड यूके पब्लिक, देयर इज लॉट ऑफ अपोजिशन टू द वॉर। आप क्या मानते हैं कि यह धमकी है सिर्फ, या फिर एक्शन में बदलेगा? आई थिंक इट्स ऑलरेडी इन एक्शन। आई डोंट थिंक इट्स जस्ट लाइक धमकी। वो तो शुरू हो गया सर। मैं रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा को आमंत्रित करता हूं। आलोक जी, भारत के पास क्या विकल्प है अगर हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी वॉर छिड़ जाती है और अगर नेवी भी लग जाती है, अमेरिकन नेवी हमारे ठीक पड़ोस में अगर ईरान के साथ इस तरह करेगी,
ईरान रिटेलिएट करेगा। हमको अपने सिक्योरिटी मेजर्स भी तो देखने पड़ेंगे। क्या हम तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मध्यस्थता शुरू हुई तो मुझे लगता है कि वो चयन ही गलत था, क्योंकि मध्यस्थ का जो कद है वो बड़ा होना चाहिए। जो मुझे पता चला है कि वो पाकिस्तान ने सिर्फ होस्ट की भूमिका पाकिस्तान में अदा की, और जिस तरीके से आपस में बातचीत होनी चाहिए थी वो इस तरह की बात नहीं रही। ईरान भी जब पाकिस्तान पहुंचा तो वो कुछ दर्द लेकर के वहाँ पे गया। जिस जहाज़ पे वो गए, आगे की 4 सीटों पे वो उनका पेन वहाँ दिखाई पड़ रहा था। अमेरिका भी अपना हट लेकर के गया। तो कुल मिला के जो होना था मेरे ख्याल से वही हुआ, लेकिन रास्ता मुझे लगता है कि अभी खुला है। अमेरिका में जो ट्रंप ने जो कहा है कि वो जलडमरू क्षेत्र को जो है बाधित करेगा, तो मुझे लगता है कि वो दबाव डालने की एक कोशिश है। अब जो है, जो काम शुरुआती दौर में ईरान ने किया, अब वही काम जो है अमेरिका करने जा रहा है। इसका फर्क निश्चित रूप से भारत पे पड़ेगा, इसका फर्क निश्चित रूप से जापान भी इसके असर में आएगा, चाइना भी इससे प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं इन देशों को भी अपने साथ शामिल करने या फिर आवाज उठाने की जो एक कोशिश है वो इस समय ट्रंप कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी तरह का कोई इनिशिएटिव लेगी? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कंप्लीट ब्लॉकेड होता है तो भारत सरकार कुछ इस मामले में विचार रखती है? देखिए, भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पहले तो हमारे भीतर जो स्थितियां हैं उसको सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है कि तेल की जो स्थितियां हैं वो इस तरीके की हैं कि हम वो स्थितियां पूरी तरीके से हमारे काबू में हैं। हम आज केवल ईरान के ऊपर जो है डिपेंड नहीं है। हम 41 देशों से तेल का आयात करते हैं, निश्चित रूप से आयात करते हैं, भारी मात्रा में 90% हम आयात करते हैं, लेकिन किसी एक देश। अच्छा, मनीष सिंधवी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं उन्हें कनेक्ट करता हूं। कच्चा तेल देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष सिंधवी जी, आलोक वर्मा क्या गैस पर भी तो बताइए। 90% गैस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आती है, उस पर भी तो कोई चर्चा करिए। और तेल भी आपके पास कितना है आप जानते ही हैं, कितना स्टोर कर रखा है। खैर, आप गैस पे जवाब दीजिए। 90% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, क्या व्यवस्था है आपकी? कितना स्टोर कर रखा है? कै दिन का स्टोरेज है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिन का नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि हम 60% जो है गैस 60% आयात करते हैं, उसमें बहुत का गैस बहुत बड़ी मात्रा में जो है 90%। भैया ये नहीं, आलोक जी ये इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये इंपोर्ट का शेयर बता रहे हैं। हमारे ये इंपोर्ट का शेयर बता रहे हैं कि जो बाहर से आती है उसमें 90%, टोटल 90% नहीं। करेक्ट जी, बिल्कुल, एकदम वो समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, जो वो समझ रहे हैं इस बात को। या तो सब या कोई नहीं। जो 90% ने धमकी दी है या फिर एक्शन है। हमारे आलोक जी थैंक यू सर। एक बात बताइए आलोक जी थैंक यू। ये भरोसे लायक हैं? सीज फायर खुद घोषित करते हैं, उसके बाद अपना जंगी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज भेजते हैं। लेबनान पर फास्फोरस प्रतिबंधित है, फास्फोरस बम बरसाते हैं। ये विश्वास लायक है? ये सीज फायर का पालन कर रहे थे? कांग्रेस के प्रवक्ता हो कि ईरान के प्रवक्ता हो? मैं सही का प्रवक्ता हूं। खाली नेतान्याहू मुस्लिम विरोधी बयान देता है, इसलिए मुस्लिम विरोधी बयान देता है और गोबर छाप अंदोबस्त को पसंद करते हैं। आलोक जी बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज। नहीं, आप ईरान थोड़ा शीर माल खाओ सर, इतनी कड़वाहट मत रखो। सुनिए, ऐसा है, कड़वाहट मत रखो। नहीं, कड़वाहट नहीं है, लेकिन सही तो सही कहना पड़ेगा आपको ना। आपको मैंने दो एग्जांपल्स दिए कि सीज फायर उन्होंने खुद तोड़ा, आप बात की टेबल पे बैठे हो, लेबनान पर फास्फोरस बम बरसा रहे। अच्छा, चलो इतना पता है तो आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि ट्रंप पीछे जाएंगे। ट्रंप के बाद का कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं, उस आदमी का कोई एतबार नहीं। पीछे जाता तो आपको इतनी खुशी क्यों होती? मुझे खुशी नहीं है, मुझे पता है कि इस तरह के जो मस्करे बैठ जाते हैं कुर्सियों पर, वो अपनी बात से पीछे जाते हैं। तो आपको युगांडा वाले का पता नहीं कि उसने क्या डिमांड की है। उसकी यही हालत हो गई कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना युगांडा से कर रहे हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना युगांडा से कर रहे हैं, यही बचा है। सर, राष्ट्राध्यक्ष इस समय कैसे आप देखो तो युगांडा वाले के स्टेटमेंट पढ़ो। हम लोग आज आलोक ने मुझे 12 साल से भारत में देख रहे हैं। सर, आलोक ने आज मुझे एक लिंक भेजा युगांडा वाले का, मैं तो हतप्रभ हूं सर पढ़ के। मैं शिवदान सिंह जी को आमंत्रित कर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शिवदान सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए, ये क्या धमकी है जो अमेरिका कर रहा है, या फिर इसको हम रियल थ्रेट माने कि अब ये वाकई ये एक्शन शुरू हो गया है और ये खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है? देखिए, ऐसा है, अमेरिका शुरू से ही तरह तरह की धमकियां दे रहा है। ये बार बार बोल रहा है कि ईरान को टोटली समाप्त कर देंगे, और यदि ये टॉक्स फेल हुई तो टोटली हम ईरान को सफाया कर देंगे, पूरे मानवता का ईरान का। तो ये जो बोल रहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, उसमें सफल नहीं हो पाएगा।
जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जहाज़ों को आगे एडवांस करा सकते हैं, मगर इन जो आइलैंड्स जो ईरान के हैं उनसे इन जहाज़ों पर तरह तरह की शस्त्र फायर किए जाएंगे और उनसे ये जहाज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और ये जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जिस तरह से ये टेंशन वहाँ बनी हुई है, वो टेंशन और बढ़ जाएगी और इससे जो है, हालांकि अमेरिका सफल नहीं होगा, मगर जो वो कह रहा है कि सबके लिए, वो सबके लिए जो कुछ लोगों के लिए खुला हुआ था, कुछ देशों के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए इससे और टेंशन बढ़ेगा, टेंशन खत्म नहीं होगा इससे। तो ये अमेरिका ने एक प्रकार से आर्थिक महायुद्ध छेड़ दिया है। और थैंक यू सर। आर्थिक महायुद्ध का जैसा कि पूरे जी बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर करोरी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। सर, ट्रंप के बयान और उनके एक्शन के बीच आप डिप्लोमेसी का कोई भी एक देख रहे हैं सिरा कि कहीं डिप्लोमेसी कुछ हो जाए, कोई बातचीत हो जाए? देखिए ब्रजेश जी, दुरानी साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ट्रंप साहब जिस तरह का ये चिकन आउट डिसीजन लेते हैं या फ्लक्चुएटिंग डिसीजन लेते हैं, ये अपने लोगों के बेनिफिट के लिए लेते हैं। और ये शुरू से ही ट्रंप साहब पे आरोप लगते रहे। जब वो टैरिफ को लेके डिसीजन ले रहे थे तो वो स्टॉक मार्केट को अपने लोगों के बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट करने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, डिसीजन लेने का स्टाइल है, वो फ्लक्चुएटिंग है। तो ये तो प्रॉब्लम है। और इसमें भी मुझे लग रहा है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब अमेरिकन नेवी को भेजा है, अगर ईरान रेजिस्ट करता है तो ट्रंप फिर से चिकन आउट कर सकते हैं कि मैं हट जाता हूं, क्योंकि ट्रंप साहब को ये मालूम है कि ज्यादा कन्फ्रंटेशन होगा। उनके सामने नवंबर का इलेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह दिख रहा है उनको, अमेरिका में क्या होना है। तो ट्रंप साहब हो सकता है कि ईरान रेजिस्ट करे तो वो ये कह दें कि मैं हॉर्मुज से नेवी को हटा लेता हूँ, यहाँ तक भी जा सकते हैं। और अगर ईरान रिटालिएट करता है और फिर से एस्कालेशन होता है तो बेब अल मंदाब भी बंद हो जाएगा, जो दूसरा स्टेट है लाल सागर में। तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उस हालात में स्थिति जाएगी। आप क्या इस बात के उम्मीद रखते हैं कि अभी मुज़ाकरात के विकल्प खुले हुए हैं? नया दौर शुरू होगा, बातचीत होगी। मुझे लगता है कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो एक्टिव है। सऊदी, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और इवन चाइना भी एक्टिव है कि बातचीत शुरू हो, क्योंकि एक दौर की बात बहुत शुक्रिया सर, समझौता नहीं होता है और लगता है कि वो रास्ता। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने इस डिबेट के लिए अपना अपना वक्त निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, छोटे से ब्रेक के बाद नोएडा में मजदूरों ने आज क्यों बवाल मचाया, इस बारे में पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।